नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, मैं हूँ देवराज चौहान। पार्ट 9। मुंबई सरबत सिंह का घर। सोहन लाल और रुस्तम राव हर समय बहुत व्यस्त रहते थे, क्योंकि आरू, गुंजन और अर्जुन के ध्यान रखने के अलावा पाटिल, हंसा, जवाई और प्रेमी का भी ध्यान रखना पड़ता था। उनके खाने की ज़रूरतें पूरी करना, खाने का अधिकतर सामान वो बाजार से ही ले आते थे। घर पर बहुत कम बनाते थे। इतने लोगों का खाना बनाना आसान काम नहीं था, परंतु बाजार से खाना लाने में वो सतर्कता बरतते। हमेशा अलग अलग जगहों से खाना लाते कि किसी को उन पर शक ना हो जाए। देवेंद्र साठी के आदमी उन्हें तलाश जो कर रहे थे, फिर इन सबको बाथरूम तक ले जाने का काम करना, एक के बंधन खोलना और बाथरूम से आने के बाद पुनः उसे बांधना। उसके बाद ही दूसरे को खोला जाता था। बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया जाता था। सोहन लाल बंधन खोलने बंद करने का काम करता था और रुस्तम राव तब तक सावधानी से हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़ा रहता था। वे किसी को कुछ करने का मौका नहीं देना चाहते थे। 2 दिन पहले हंसा ने वहां से भागने की कोशिश की थी, परंतु रुस्तम राव ने उसके सिर पर रिवॉल्वर की चोटें मारकर बेहोश कर दिया था। सजा के तौर पर हंसा को 24 घंटे तक न खोला गया और न ही उसके घायल सिर की मरहम पट्टी की गई। इस वक्त सुबह के 12 बज रहे थे। सोहन लाल और रुस्तम राव एक एक करके सबको खाना खिलाने और बांध देने के बाद फारिग होकर ड्राइंग रूम में आ बैठे थे। आरू, गुंजन, अर्जुन के चेहरे मुरझाए हुए थे। इतने दिन बंद कमरे में रहने से उन्हें परेशानी हो रही थी, परंतु उन्होंने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी। वे शराफत से कमरे में बंद रहते। उनकी सुबह शाम देवेंद्र साठी से बात करा दी जाती। नगीना का फोन सोहन लाल को आता और सोहन लाल फोन आरू को थमा देता और बात हो जाती। इस वक्त कमरे में पाटिल, जवाई, प्रेमी, हंसा बंधे हुए फर्श पर पड़े थे। चारों के चेहरे मुरझा रहे थे। बांधे जाने की थकान थी चेहरों पर। वो उखड़े हुए और गुस्से में थे, परंतु चाहकर भी उन्हें कैद से छुटकारा नहीं मिल रहा था। बंधे रहने से शरीर सुन्न से हो रहे थे। सरबत तो बड़ा मतलबी निकला, जवाई कलप कर बोला। उसने हमें यहाँ से निकालने की जरा भी कोशिश नहीं की। कोशिश? प्रेमी भड़क उठा। साला कहता है तुम यहीं ठीक हो। 5 करोड़ की बात सुनकर उसके कानों पर जू नहीं रेंगी। क्या पता 5 करोड़ खुद ही हजम करने की सोच रहा हो। ये बात नहीं है, पाटिल कह उठा। अब तक तुम लोगों को बात समझ लेनी चाहिए थी। हम सब समझ रहे हैं। साठी साहब के खिलाफ वो देवराज चौहान के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो तो हमें पता है, हंसा कह उठा। पर देवराज चौहान उसे क्या देगा? क्या पता देवराज चौहान ने उसे 2-4 करोड़ देने का वादा कर रखा हो, जवाई बोला। तभी वो 5 करोड़ की परवाह नहीं कर रहा कि हाथ तो 1.25 करोड़ ही आएगा। कमीना, यहाँ हमारा हाल बुरा हो रहा है और खुद जाने कहाँ मजे कर रहा है। अपने को देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर का दोस्त कहता है। देखना, वो उसे लाख रुपया भी नहीं देगा, हंसा बोला। दोस्ती तो अपने बराबर वाले से होती है, जैसे कि हम। देवराज चौहान उसे क्या दे देगा? अब सरबत हमारा दोस्त नहीं रहा, प्रेमी ने कहा। हमें यहाँ से छुड़ाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। उसने तो परवाह ही नहीं की कि हम यहाँ बंधे हैं। कहता है बंधे रहना ही ठीक है तुम लोगों का। एक बात बार बार क्यों कहता है? जवाई भड़का। खून उबल रहा है मेरा, प्रेमी ने गुस्से से कहा। इन बातों को छोड़ो और किसी तरह यहाँ से निकलने की सोचो, हंसा कह उठा। हाथ पांव खुले हों तो सोचें। प्रेमी ने तीखी निगाहों से हंसा को देखा। मेरा तो शरीर सुन पड़ रहा है। ये कमीने लोग 1-2 पैग ही दे दें, अपने हाथों से पिला दें, बेशक हाथ न खोले। 3 दिन से मेरा गला सूख रहा है। मेरा भी, जवाई बोला। देख तो, क्या जल्दी से बोला है, मेरा भी। वैसे वो दूध की बोतल में विस्की डालकर मेरे मुंह से लगाने जा रहे हों, प्रेमी व्यंग से कह उठा। हाथ पांव बंधे हुए हैं और चैन तब भी नहीं। तूने ही तो पैक की बात शुरू की। मैंने तो बात शुरू की और तूने फट से मुंह खोल। पागलों की तरह भौंकते मत रहो, पाटिल उखड़ कर बोला। बंधनों से आजाद होने की सोचो। कोई चीज भी नहीं जिसे बंधनों को काट सके। चीज हो भी तो क्या होगा?
हाथ पांव तो बंधे पड़े हैं। मेरे पास चाकू है, हंसा धीमी स्वर में कह उठा, पर हाथ बंधे होने की वजह से उसका कोई फायदा नहीं। चाकू कहाँ है? पाटिल ने पूछा। मेरी जेब में, इन्होंने तलाशी नहीं ली थी इसलिए। उल्लू के पट्टे, जब तेरे हाथ पांव खोलते हैं बाथरूम जाने के लिए, तब तू चाकू से उन्हें मारता क्यों नहीं? उन्होंने रिवॉल्वर पकड़ी होती है, वो गोली चला देंगे, प्रेमी बोला। उल्लू का पट्टा। पाटिल ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। ये तो मुझे गाली देता है। हंसा ने जवाई और प्रेमी को देखा। देख भाई, जवाई कह उठा, हमारे दोस्त को गाली मत दे। माना तो साठी साहब का राइट हैंड है, पर हम भी कम नहीं है। अब तो इसे गाली दे रहा है, बाद में हमें भी देगा, क्यों प्रेमी? हाँ हाँ, प्रेमी कह उठा, गाली मत देना हमें। गधों की औलादो, चुप रहो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास चाकू है? पाटिल बोला। ध्यान नहीं रहा। वैसे भी क्या जरूरत थी? जो जरूरत ये थी कि अगर तूने पहले मुझे बताया होता तो अब तक हम यहाँ से निकल भी गए होते। पाटिल गुर्रा उठा। वो कैसे? हंसा के माथे पर पल पड़े। पाटिल ने कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोला, धीरे बोलो, हमें कुछ करना होगा। क्या? चाकू कहाँ है? पाटिल ने धीमे स्वर में कहा। मेरी पैंट की पीछे की जेब में। छोटा है, बड़ा है, बटन वाला है, गरारी वाला है? चाकू का हुलिया बता। मीडियम साइज है, बटन वाला है। ठीक है, तू खिसक खिसक कर मेरे पास आ। अपनी पिछली जेब मेरे हाथों से सटा दे, मैं चाकू निकालूंगा, उसे खोलकर अपने हाथ में पकड़ लूंगा। तू अपनी कलाइयों के बंधन चाकू पर रगड़ कर काट लेना और फिर हम सबके बंधन काट देना। सावधानी से काम करना है हमें। उन दोनों कुत्तों को खबर न लगे कि हम क्या कर रहे हैं। हंसा, प्रेमी और जवाई की आंखें चमक उठी। तीनों की नजरें मिली। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। हंसा कह उठा, मैं भी कितना बड़ा उल्लू का पट्टा हूं। तभी दरवाजे पर आहट उभरी और रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया। सबकी निगाह उसकी तरफ उठी। रुस्तम राव ने बारी बारी सबको देखा, फिर कह उठा, चाकू की बात क्या हुईला? दो पलों के लिए तो चुप्पी उभरी रही। फिर जवाई दांत फाड़कर बोला, हम प्लानिंग कर रहे थे। क्या? रुस्तम राव की शांत निगाह जवाई पर जा टिकी थी। अगर हमारे पास चाकू होता तो हम किस तरह अपने बंधन काटने में कामयाब हो सकते थे? जवाई ने दांत दिखाते कहा, हमारा एक काम करोगे? आराम से इसी तरह पड़े रहा बाप, फालतू की बात नहीं हाँकने का। रुस्तम राव का स्वर शांत था। तुम हमें एक चाकू ला दो, बाकी का काम हम निपटा लेंगे। जवाई पहले जैसे स्वर में कह उठा। रुस्तम राव बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। चारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर उनके बीच खामोशी रही। ये खतरे वाली बात है कि उन्होंने हमारी बात सुन ली, पर आधी ही सुनी। पाटिल धीमे स्वर में कह उठा, अब हम काम की बात धीमी आवाज में करेंगे। वैसे बेशक ऊंचे में बातें करो, हमें बहुत सतर्कता से काम करना होगा। सालों के कान बहुत पतले हैं, सब बातें सुन रहे हैं हमारी। प्रेमी ने गहरी सांस ली। अब शुरू हो जाओ। जवाई धीरे से बोला, मैं जल्दी से आजाद होना चाहता हूँ। जल्दी मत करो, प्रेमी ने कहा, हमें पहले पाटिल साहब से बात फिक्स कर लेनी चाहिए। क्या? जवाई ने प्रेमी को देखा। पाटिल की निगाह भी प्रेमी पर जा टिकी। पाटिल भाई, प्रेमी की आवाज धीमी थी, 5 करोड़ का क्या रहेगा? क्या मतलब? मतलब कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारे साथ देवेंद्र साठी का परिवार होगा। हम तो उसी चक्कर में मारे मारे फिर रहे हैं कि 5 करोड़ कमा सके। यहाँ से निकलने के बाद तुम साठी से कहोगे कि उसके परिवार को तुमने आजाद कराया है, 5 करोड़ तुम ले लोगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पाटिल बोला। क्यों नहीं होगा? तुम ऐसा? ये 5 करोड़ का इनाम मेरे लिए नहीं है। मैं साठी साहब का सबसे खास आदमी हूँ, मैं क्या इनाम लूंगा? पाटिल ने कहा, ये इनाम तो दूसरे लोगों के लिए है जो नीचे काम करते हैं, या तुम जैसे लोगों के लिए। पक्का? भरोसा करो मेरा, 5 करोड़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बाद में मुकरोगे तो नहीं? मेरे एक बार कहने पर मान लिया करो, यहाँ मेरी बुरी गत बनी हुई है। वैसे मैं दमखम वाला बंदा हूँ। बात तो ये ठीक कहता है कि ये इनाम उसके लिए नहीं है। हंसा कह उठा, ये साठी का राइट हैंड है। राइट हो या लेफ्ट, हमें तो 5 करोड़ से मतलब है। जवाई ने सोच भरे स्वर में कहा।
साठी की पत्नी और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद हमारे कब्जे में रहेंगे। उन्हें हम ही साठी के हवाले करेंगे। ये बात ठीक कही। हंसा ने सिर हिलाया। क्यों पाटिल साहब, बात मंजूर है? मुझे क्यों ऐतराज होगा? यहाँ से निकलकर मैं तुम लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाऊंगा, जहाँ देवराज चौहान या उसके साथी नहीं पहुंच सकते। बस यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद कोई चिंता नहीं, पाटिल ने गंभीर स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर सोहन लाल दिखा। तो यहाँ से निकलने जा रहे हो तुम लोग? सोहन लाल कड़वे स्वर में बोला। प्लानिंग तो कर रहे हैं। जमाई मुस्कुरा पड़ा। चाकू चाहिए? सोहन लाल ने घूरा। चाकू होगा तो तभी प्लानिंग सफल होगी। तुम ला दो चाकू। सरबत सिंह का लाल चाकू किचन में पड़ा है, वो जिससे पिछली बार हमने मुर्गा काटा था, प्रेमी कह उठा। वो ही। सोहन लाल आगे बढ़ा और झुककर जवाई की तलाशी लेने लगा। क्या कर रहे हो? जवाई कह उठा। देख रहा हूं, तुम्हारे पास चाकू तो नहीं। चाकू के सपने तुम्हें बहुत आ रहे हैं, सोहन लाल बोला। सोहन लाल की बात पर उन्हें सांप सूंघ गया। अब तलाशी में हंसा के पास से चाकू बरामद हो जाना था। पाटिल गहरी सांस लेकर रह गया। जवाई की तलाशी लेकर सोहन लाल पीछे हटा और बोला, सलामती चाहते हो तो आराम से इसी तरह रहो। आजाद होने के ख्याली पुलाव मत बनाओ। तुम हमारे सोचने पर पहरा नहीं लगा सकते, प्रेमी ने मुंह बनाकर कहा। खामखा यहाँ आकर फंस गए। साठी की पत्नी और बच्चों को तो तुम लोग ठीक से रख रहे हो ना? पाटिल बोला। तुम्हें इससे क्या? सोहन लाल ने पाटिल को देखा। साठी को पसंद नहीं आएगा अगर तुम लोगों ने उसके परिवार की देख रेख में कोई लापरवाही की तो। तुम अपनी चिंता करो, कहकर जगमोहन बाहर निकल गया। खामोशी सी आ ठहरी वहां। बच गए। हंसा फुसफुसाकर बोला, अगर वो मेरी तलाशी लेता तो चाकू हाथ से निकल जाता। चुप रहो, पाटिल आहिस्ता से गुर्राया। तुम लोगों की इन्हीं बेवकूफियों से ये नौबत आई। सरबत सिंह की गर्दन हाथ में आ जाए तो एक ही झटके में अलग कर दूं, प्रेमी ने गुस्से से कहा। मैं तेरे पास आऊं क्या? हंसा ने कम आवाज में कहा। तू मेरी जेब से चाकू निकाल कर वहीं रहो और चुप रहो, पाटिल ने होठ भींचकर कहा। जल्दी मत करो, अभी वो फिर इधर का चक्कर लगा सकते हैं। कुछ वक्त निकल जाने दो। मेरे ख्याल में रात को ये काम करना ठीक होगा, जब सब नींद में होंगे। चौथे दिन विलास डोगरा गोवा से कर्नाटक के शहर हवेली के लिए रवाना हुआ। गोवा में उसका सारा वक्त बहुत शांति से बीता था। सारे काम आराम से निपटा लिए थे। ना तो देवराज चौहान की तरफ से कोई समस्या आई थी, ना विपुल कैस्टो की तरफ से। हालांकि इस सारे वक्त के दौरान रमेश टुडे डोगरा के आसपास ही रहा था, परंतु सब ठीक रहा। टुडे और डोगरा को भरोसा हो गया था कि देवराज चौहान मुंबई वापस चला गया है, और कैस्टो की तरफ से भी कुछ ना होने के कारण डोगरा को लगा कि उसे भ्रम हुआ होगा कि कैस्टो को बम वाले पेन का पता चल गया है। रमेश टुडे की कार डोगरा की क्वालिस के पीछे लगी रही और वे 6 घंटों का सफर करके हवेली जा पहुंचे। डोगरा के हवेली स्थित आदमियों को उनके आज आने की खबर गोवा से चलते समय डोगरा ने दी थी। ऐसे में हवेली में उनके स्वागत की तैयारी पूरी थी। शाम 5 बजे वे हवेली के महंगे इलाके के एक बंगले में पहुंचे। हवेली में गोवा की अपेक्षा गर्मी थी। मौसम मुंबई जैसा ही था। बंगले में उनके 15-20 आदमी मौजूद थे, जिनमें से 7 बंगले के पहरे पर लगे थे। डोगरा का हवेली स्थित सबसे खास आदमी रमानंद कुट्टी खुद वहां मौजूद था। टुडे वहां पहुंचने के बाद बंगले के भीतर बाहर हर तरफ के हालात देखने लग गया। डोगरा ने कुट्टी से कहा कि नहा धोकर घंटे बाद वे उसे चाय पर मिलेगा। डोगरा और रीटा एक कमरे में जा पहुंचे। मुझे कर्नाटक पसंद है डोगरा साहब, रीटा कह उठी। यहाँ का मौसम, पेड़ पौधे, यहाँ के लोग, सब कुछ मुझे जचता है। जो तुझे पसंद वो मुझे भी पसंद है रीटा डार्लिंग, डोगरा ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ हम ज्यादा रहेंगे? अभी तो नहीं, डोगरा ने उसकी कमर में हाथ डाला। यहाँ का काम निपटने के बाद मुझे चिकमंगलूर पहुँचना है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, वापसी पर तुम्हें ले लूंगा। मैं तो आपके साथ रहूंगी, रीटा इठलाकर कह उठी। मेरे साथ? हाँ, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, रीटा मुस्कुरा पड़ी। तेरा भी मेरे जैसा हाल है, डोगरा हंसा। तेरे बिना मेरे भी दिल नहीं लगता, तू तो मेरी जान है।
उसके बाद डोगरा नहा धो आया। रीटा तैयार होने में लग गई और बोली, देवराज चौहान तो दुम दबाकर गोवा से भाग गया। लगता है जगमोहन की मौत ने उसकी हिम्मत तोड़ दी होगी। मुझे तो उसके चले जाने का राज समझ नहीं आया, डोगरा ने सोच भरे स्वर में कहा। करवार के समंदर में जगमोहन मरा और अगले दिन सुबह देवराज चौहान गोवा से चलता बना। मेरे ख्याल में तो तब तक उसे जगमोहन की मौत की खबर भी नहीं मिली होगी। आपका मतलब कि लापता जगमोहन को छोड़कर वो गोवा से चला गया? रीटा बोली। लगता तो ऐसा ही है। बात गले से नीचे नहीं उतरती डोगरा साहब। बोला तो मुझे उसके गोवा से चले जाने का मतलब समझ नहीं आया, अजीब सा लगा। और वो कैस्टो? लगता है पेन वाला मामला कैस्टो को समझ नहीं आया, जबकि हम सोच रहे थे कि वो नाराज होकर कुछ करेगा। कैस्टो का कोई इंतजाम करना होगा। इंतजाम तो कर ही दिया है आपने। बॉब गोवा में आ चुका होगा कैस्टो को खत्म करने के लिए। हाँ, अब जल्दी से चलो, कुट्टी के पास पहुंचना है। रामानंद कुट्टी ने एक बड़े से टेबल पर चाय का इंतजाम किया था। कहने को तो चाय थी, परंतु खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा था। सांबर, इडली, डोसा, बड़ा, उपम के अलावा और भी कई चीजें थी खाने को। रीटा खाने में व्यस्त हो गई। डोगरा ने भी थोड़ा बहुत खाया। खाने में कुट्टी ने डोगरा का साथ दिया। जब चाय पीना शुरू की तो कुट्टी ने वहां खड़े अपने दोनों आदमियों को जाने का इशारा किया तो वे वहां से बाहर निकल गए। डोगरा ने चाय का घूंट भरकर कहा, क्या खबर है कुट्टी? नाथ को मैंने आपके आने के बारे में बताया, पर वो नहीं माना, कुट्टी ने कहा। डोगरा ने चाय का घूंट भरा। वो स्वामी से ही हथियार लेगा? वजह नहीं बताई उसने? नहीं, वो इस बारे में मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। अचानक ही उसे कुछ हुआ है, वरना 4 साल से वो हमारे से ही हथियार ले रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही वो बदल गया। मैंने उसके बारे में कल ही कुछ सुना है। क्या? डोगरा ने कुट्टी को देखा। पता चला है कि स्वामी की बहन ने उसे अपने चक्कर में फंसा रखा है। वो उसकी बात मानता है। धंधे में औरत का इस्तेमाल करता है स्वामी, वो भी बहन का। ये तो गलत बात है डोगरा साहब। खाते खाते रीटा कह उठी। तो स्वामी ने अपनी बहन को आगे करके नाथ को फंसाया? डोगरा ने चाय का घूंट भरा। कुट्टी ने सिर हिला दिया। इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है कुट्टी? हर साल 20 करोड़ का नुकसान होगा। बाजार में हमारी पकड़ भी कमजोर होगी। पाकिस्तान और चीन से आप हथियार लेते हैं और आगे देते हैं। दोनों देशों में आपकी पूछ खत्म हो जाएगी। चलती गाड़ी को ही सब सलाम करते हैं, कुट्टी ने कहा। हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, डोगरा ने कहा। स्वामी की बहन हमारा काम बिगाड़ रही है। कहाँ रहती है वो? इधर ही, हवेली के एक इलाके में। नाथ से मेरा मिलने का वक्त कब का फिक्स है? आज रात 10 बजे पार्क होटल में आप नाथ से मिलेंगे। नाथ तो मिलना ही नहीं चाहता था। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे मुलाकात के लिए तैयार करने में। यूँ समझिए कि मैंने जबरदस्ती नाथ को इस मुलाकात के लिए खींचा है। डोगरा ने चाय का प्याला खत्म करके टेबल पर रखते हुए कहा, स्वामी की बहन को आज रात 9:30 और 10 बजे के बीच खत्म करवा देना। कुट्टी फौरन सतर्क दिखने लगा। ठीक है डोगरा साहब, वो बोला। इससे स्वामी से आपकी दुश्मनी हो जाएगी डोगरा साहब। रीटा खाना छोड़ती कह उठी। ऐसा होगा कुट्टी? डोगरा ने पूछा। हो सकता है, कुट्टी ने सिर हिलाया। स्वामी को बहुत खतरनाक समझा जाता है इधर। तो उसकी बहन को इस तरह मारना कि स्वामी ये न सोच सके कि हमने मारा है, डोगरा ने कहा। कुट्टी ने सिर हिलाया। ये काम आज रात 9:30 और 10 बजे के बीच हो जाना चाहिए। जब मैं नाथ से मिलूं तो स्वामी की बहन जिंदा ना हो। कुट्टी ने पुनः सिर हिलाया। बात छिपेगी नहीं कि स्वामी की बहन आपके इशारे पर मारी गई है, रीटा कह उठी। डोगरा ने कुट्टी को देखा तो कुट्टी ने कहा, बात छिप जाएगी। स्वामी सोच भी नहीं सकेगा कि इसमें हमारा हाथ है। डोगरा ने सिगरेट सुलगा ली। व्यास के बारे में अभी बात करूंगा, नाथ से मिलने के बाद। डोगरा ने हाथ उठाया। ये मामला हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हरीश खुदे उस वक्त उसी बंगले के बाहर 150 मीटर की दूरी पर 12 बजे से मौजूद था। देवराज चौहान पहले से विलास डोगरा का सारा प्रोग्राम जानता था। यही वजह थी कि वो आज 12 बजे बंगले पर नजर रखने को आ गया था।
देवराज चौहान ने उसे बताया था कि आज विलास डोगरा हवेली पहुंचेगा। देवराज चौहान, खुदे, नगीना, देवेंद्र साठी, बांकीलाल राठौड़, सरबत सिंह, मोना चौधरी और पारसनाथ 3 दिनों से हवेली में मौजूद थे। वे अलग अलग ही हवेली पहुंचे थे, परंतु वो गोल्डन होटल में अलग अलग ठहरे थे। 3 स्टार होटल था और दूसरी मंजिल पर ही उन्होंने कमरे लिए थे। साठी के 4 लोग, गोकुल, शेखर, शिंदे और घंटा, अलग कमरे में उसी फ्लोर पर ठहरे थे। साठी नगीना के साथ बहुत नाराजगी से पेश आ रहा था कि उसके परिवार को कैद कर रखा है और उसे इस प्रकार जगह जगह घुमाया जा रहा है, परंतु साठी खुद पर काबू रखे हुए था। वो भूला नहीं था कि उसका परिवार इनकी कैद में था। जगमोहन महाजन के साथ उसके 2 दिन बाद हवेली पहुंचा था। जगमोहन ठीक हाल में था, परंतु टुडे को वो बहुत याद करता था। जगमोहन इसी बात में सुलग रहा था कि टुडे ने पहले देवराज चौहान की जान लेने की चेष्टा की और फिर उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देवराज चौहान ने उसे होटल से बाहर ना निकलने की हिदायत दी कि उसे सलामत देखकर डोगरा सतर्क न हो जाए। वो खुद भी बहुत कम बाहर निकलता था। इस वक्त खुदे उस बंगले पर नजर रखे था और 1 घंटा पहले उसने उसी क्वालिस में डोगरा को वहां पहुंचते देखा। पीछे पीछे एक और कार देखी जिसे कि रमेश टुडे खुद चला रहा था। वो बंगले में चले गए। घंटा भर उसने इंतजार किया। बंगले से कोई बाहर नहीं निकला। पहरेदारी में टहलते लोग उसे दिख रहे थे। उसने देवराज चौहान को फोन किया। डोगरा आ पहुंचा है, खुदे ने कहा। ये ठीक रहा। देवराज चौहान ने गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या पोजीशन है? वो बंगले में है। रमेश टुडे भी साथ है। वो मुझे 2 बार नजर आ चुका है। बंगले का हाल चाल देखता घूम रहा है। यहाँ पर मैं 15 से ऊपर लोगों को देख रहा हूँ। 5-7 तो पहरे पर तैनात हैं। हरीश खुदे की नजरें बात करते हुए भी घूम रही थी। तुम वहीं रहो, नजर रखो। कोई खास बात हो तो बताना। अंधेरा होने पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दुलेरा के बताए प्रोग्राम के मुताबिक डोगरा रात 10 बजे नाथ नाम के आदमी से मिलने पार्क होटल जाएगा। तो क्या हमें उसके पीछे पार्क होटल जाना होगा? तुम जाओगे, तब तुम उस पर नजर रखोगे। मुझे बताते रहोगे कि डोगरा अभी वहां व्यस्त है। रात 10 बजे तक मैं जगमोहन को वहां बुला लूंगा और बंगले में प्रवेश करेंगे। क्योंकि डोगरा बंगले पर नहीं होगा, ऐसे में पहरा ना के बराबर ही होगा और जो पहरा होगा वो भी लापरवाही से भरा होगा। उधर से देवराज चौहान ने कहा, मतलब कि रात जब डोगरा वापस लौटेगा तो उसका शिकार करोगे? खुदे बोला, अभी तक तो प्रोग्राम यही है। डोगरा को आसानी से पार्क होटल में मारा जा सकता है। बेहतर होगा कि उसकी मुलाकात साठी से हो जाए। ये भी जरूरी है। खुदे ने फोन पर सिर हिलाया। बंगले में डोगरा काबू में आ गया तो उसे रिवॉल्वर के दम पर वहां से ले जाएंगे और साठी के सामने खड़ा करेंगे। वहां रमेश टुडे भी होगा। खुदे ने जैसे याद दिलाया। डोगरा कब्जे में होगा तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। अंधेरा होने पर मिलेंगे, कहकर देवराज चौहान ने उधर से फोन बंद कर दिया। रात 9:30 बजे 3 कारें बंगले से निकली। एक कार में डोगरा, रीटा और कुट्टी थे। आगे पीछे की कारें आदमियों से भरी हुई थी। बंगले पर सिर्फ 5 आदमी ही रह गए थे। रीटा डार्लिंग, विलास डोगरा कह उठा, जरा मालूम तो करो कि मुंबई में साठी को उसका परिवार मिला कि नहीं। रीटा ने तुरंत फोन किया और आधा मिनट बात करके फोन बंद करते कहा, नहीं मिला। लगता है बढ़िया जगह देवराज चौहान ने उसके परिवार को रखा है। डोगरा मुस्कुराया, लेकिन देवराज चौहान हार जाएगा। देर सवेर में साठी अपने परिवार को ढूंढ लेगा और देवराज चौहान को बुरी मौत मारेगा। कुट्टी, जी डोगरा साहब। कुट्टी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वक्त क्या हुआ है? डोगरा ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। बात का मतलब समझते ही कुट्टी विश्वास भरे स्वर में कह उठा, 10 बजे से पहले ही स्वामी की बहन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तेरे को कैसे पता चलेगा? फोन आएगा। पार्क होटल हम कितने बजे पहुंचेंगे? 10 से 5 मिनट पहले। डोगरा सिर हिलाकर रह गया। कारें दौड़ती रही। दौड़ती कारें जब पार्क होटल के पोर्च में रुकी तो कुट्टी का फोन बज उठा। हाँ, कुट्टी ने बात की। कुछ सुनने और सिर हिलाने के बाद कुट्टी फोन बंद करता कह उठा, काम हो गया डोगरा साहब।
कैसे? उसने फांसी लगा ली, गले में फंदा डाला और पंखे के साथ लटक गई। कुट्टी बोला। डोगरा साहब, रीटा कह उठी, आजकल लोग फांसी बहुत लगाने लगे हैं। लंबे रास्ते को जल्दी से तय करने की कोशिश में लोग फांसी लगा बैठते हैं। सब्र नहीं रहा आजकल लोगों में रीटा डार्लिंग। अगर स्वामी ने मर्दों की तरह खेल खेला होता तो उसकी बहन फांसी न लगाती। डोगरा मुस्कुराया। नाथ का क्या होगा? उसकी महबूबा तो गई, उसे समझा दूंगा। डोगरा कार से बाहर निकलता कह उठा, वो मेरी बात जल्दी समझ जाएगा। पार्क होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में नाथ से मिलने का प्रोग्राम रखा गया था। नाथ और डोगरा लगभग साथ साथ ही उस कमरे में पहुंचे थे। डोगरा के साथ रीटा और कुट्टी थे, जो नाथ के साथ चोंचदार नाक वाला, छोटे बालों वाला, सपाट कठोर चेहरे वाला व्यक्ति था, जो कि देखने में ही हत्यारा लगता था। नाथ 40 बरस का, सांवले रंग वाला, गठे शरीर का मालिक था। वो क्लीन शेव था, 5'10" लंबाई थी। वो इस वक्त काली पैंट और सफेद रंग की 4 खाने वाली कमीज पहने था। चेहरे पर गंभीरता और उखड़ेपन के भाव फैले थे। डोगरा को देखकर वो अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाया और हाथ मिलाते वक्त कोई उत्साह नहीं दिखाया। कैसे हो डोगरा साहब? नाथ बोला। मैं तो पहले की तरह जवान हूँ, पर तुम भी वैसे ही हो, बढ़िया दिख रहे हो। डोगरा कमरे में मौजूद सोफे पर बैठता कह उठा। 2 सालों बाद हम मिल रहे हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। नाथ भी बैठ गया। उसका आदमी कमरे में एक तरफ खड़ा हो गया। कुट्टी, डोगरा बोला, वक्त कम है और काम बहुत करने हैं। तुम जाओ और डिनर यहाँ भिजवाने का इंतजाम करो। कमरे में आने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे और नाथ के बीच कोई तीसरा मौजूद हो। नाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। जी डोगरा साहब, कहने के साथ ही कुट्टी बाहर निकल गया। हमेशा की तरह ऐसे मौके पर रीटा डोगरा के पीछे खड़ी थी। डोगरा ने नाथ को देखा, फिर उसके आदमी को देखता कह उठा, क्या तुम्हारा आदमी हमारी बातों के बीच मौजूद रहेगा? स्वर शांत था। नाथ फौरन कुछ न कह सका। मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर तुम्हें परेशानी हो सकती है कि बात बाहर निकल गई, डोगरा ने कहा। ना चाहते हुए भी नाथ ने अपने आदमी को बाहर जाने का इशारा किया। वो आदमी बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। विलास डोगरा एकाएक मुस्कुराया, सिगरेट निकाली और पैकेट नाथ की तरफ बढ़ाया। नाथ ने इनकार कर दिया। डोगरा ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, मैं आज ही शाम को हवेली पहुंचा। सबसे पहले तुमसे मिलना चाहता था। मेरा मन नहीं था यहाँ आने का। कुट्टी ने मजबूर किया कि आप मिलना चाहते हैं। नाथ बोला, तो क्या तुम नहीं मिलना चाहते थे? डोगरा हंसा। हमारे मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। नाथ ने डोगरा को देखा। बिजनेस तुम स्वामी के साथ कर रहे हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरे से मिलो ही नहीं। ये तो गलत है। हम में रिश्ते तो बने रहने चाहिए। क्या पता फिर कब किसी किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी व्यस्तता के बीच में से मेरे लिए वक्त निकाला। स्वामी की बहन कैसी है नाथ? नाथ पल भर के लिए चौंका, फिर सामान्य हो गया। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है डोगरा, नाथ बोला। इस बात को अलग रहने दो। उसका नाम क्या है? डोगरा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा ना, उसकी बात मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बात बताने वाला हूँ। नाराज होने की जरूरत नहीं। नाम क्या है उसका? सुमन। नाथ के होठ भींच गए। खूबसूरत भी बहुत होगी, तभी तो वो तुम्हें फांस सकी। डोगरा ने सिर हिलाया। तुम? डोगरा, नाथ का स्वर सख्त हो गया। हम लोगों में बिजनेस संबंध है, व्यक्तिगत बातों को हमारे बीच। स्वामी ने तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी बहन को चारा बनाया कि तुम उससे हथियार लो और आतंकवादी संगठनों और दूसरे गिरोहों को सप्लाई करते रहो। तुमने एकदम मेरे से किनारा कर लिया। परंतु सुमन भी, ये मेरा व्यक्तिगत मामला, परंतु सुमन को तुम्हारे साथ अपना रिश्ता स्वीकार नहीं है। वो अपने भाई के इशारों पर ज्यादा नहीं चलना चाहती। उसे कोई और लड़का पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है। डोगरा मुस्कुरा रहा था। नाथ एकटक डोगरा को देखने लगा। समझे मेरी बात को नाथ? तुम्हें ये बात कैसे पता? नाथ के होठों से निकला। क्या सुमन ने तुमसे ये बात कही? ऐसा तो कुछ नहीं है। होता तो वो मुझसे कह देती, लेकिन नाथ थम सा गया कहते कहते।
लेकिन क्या? कुछ दिनों से मैं उसके व्यवहार में आया बदलाव महसूस कर रहा हूँ। नाथ जैसे अपने आप से बोला। वो बहुत बेचैन हो उठा था। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं सच कह रहा हूँ। डोगरा खुश था कि यूं ही चलाया तीर निशाने पर जा लगा है। ऐसे रिश्ते ज्यादा चलते भी नहीं है डोगरा साहब, रीटा कह उठी। ये तो स्वामी ने अपना उल्लू सीधा किया, नाथ साहब को बेवकूफ बनाकर। एक दिन तो सुमन को अकल आनी ही थी कि वो अपनी जिंदगी देखे। नहीं, नाथ कह उठा, ऐसा कुछ नहीं है। सुमन मेरे से शादी करने वाली है। वह मत पालो, डोगरा ने गंभीर स्वर में कहा। सुमन किसी और को चाहती है। अब सीन ये है कि स्वामी सुमन को इस बात के लिए तैयार करने पर लगा हुआ है कि तुम्हें फंसाए रखे। स्वामी जानता है कि सुमन तुम्हारे हाथ से गई तो तुम स्वामी के हाथ से निकलकर वापस मेरे पास आ जाओगे। कई दिनों से स्वामी और सुमन के बीच तगड़ा तनाव चल रहा है। सुमन अब तुम्हें छोड़ देना चाहती है। ये महसूस करके स्वामी ने अपनी बहन को धमकी दे दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसे जान से मार देगा। ऐसे में तुम सोच ही सकते हो कि सुमन की मानसिक स्थिति किस हाल से गुजर रही होगी। अब वो तुम्हें पसंद नहीं करती, अपने भाई को पसंद नहीं करती। वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेना चाहती है, परंतु स्वामी उसकी इच्छा में दीवार बनकर खड़ा है। स्वामी को ये चिंता है कि कहीं तुम उससे हथियार लेना बंद न कर दो। तुम ही बताओ नाथ, ये जबरदस्ती का रिश्ता कब तक चलेगा? तुम बकवास कर रहे हो डोगरा। सुना रीटा डार्लिंग? डोगरा ने अपने कंधे पर पड़े रीटा के हाथ को थपथपाया। इसे मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा। फिर तो बढ़िया यही है कि नाथ साहब सुमन से सीधा सीधा पूछ ले कि उसका भाई उसे क्यों परेशान कर रहा है। मुझे भरोसा है कि नाथ साहब प्यार से पूछेंगे तो सुमन सारी बात इनसे कह देगी। रीटा सामान्य स्वर में कह उठी। ये बातें झूठ हैं। सुमन ने सप्ताह पहले ही मुझसे वादा किया है, अगले महीने वो मुझसे शादी कर लेगी। सप्ताह पहले? डोगरा ने सिर हिलाया। सप्ताह बहुत लंबा होता है किसी के भी विचार बदलने या जीवन में नया साथी आ जाने के लिए। वैसे स्वामी और सुमन के बीच ये सब कुछ 5-6 दिनों से चल रहा है। सुमन आपको बेवकूफ बना रही है नाथ साहब, रीटा बोली। वो जल्दी ही अपनी शादी का कार्ड आपको भेज देगी। क्या बकवास है? क्या हम इन्हीं बातों के लिए मिले हैं? नाथ भड़क उठा। मेरा वक्त बर्बाद कर। होश में आओ नाथ, डोगरा शांत स्वर में बोला। ये जरूरी बातें हैं, तुम्हारी जिंदगी में महत्वपूर्ण जगह रखती है सुमन, परंतु तुम जिन बातों से अनजान हो हम वो बातें तुम्हें बता रहे हैं। ये ठीक है कि मुझे पसंद नहीं आया कि तुम स्वामी से हथियार लेने लगे। उसने अपनी बहन के द्वारा तुम्हें फांसा और तुम्हें मुझसे छीन लिया, परंतु तुम धोखे में हो। ये भाई बहन का खेल है और वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना मतलब निकाल रहे हैं। परोसा सामान ज्यादा देर थाल में नहीं टिकता और सुमन परोसा माली है। सच बात मैंने तुम्हें बता दी है और तुम अच्छी तरह मालूम कर सकते हो कि मैंने गलत कहा या। उसी पर नाथ उठ खड़ा हुआ। मैं चलूंगा डोगरा। नाथ गुस्से में और परेशान दिखा। ऐसे कैसे? अभी तो हमने डिनर करना। मैं माफी चाहता हूँ, इन बातों के बाद डिनर की इच्छा मन में नहीं। तभी नाथ का मोबाइल फोन बज उठा। बात अधूरी रह गई। उसने फोन निकालकर बात की। उधर से जो कहा जा रहा था वो सुनने लगा। उसके चेहरे का रंग हाव भाव बदलने लगे। देखते ही देखते उसका चेहरा फक पड़ गया। क्या कहा? नाथ के होठों से निकला। सुमन ने आत्महत्या कर ली। विलास डोगरा उसी पल खड़ा हो गया। नाथ ने फोन कान से हटा लिया। चेहरे पर लुट जाने के भाव थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, डोगरा ने दुख भरे स्वर में कहा। स्वामी ने सुमन के लिए सब दरवाजे बंद कर दिए होंगे कि उसे हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहना है। उस बेचारी को कोई रास्ता न सूझा और उसने आत्महत्या कर ली। नाथ की आंखें भर आई। वो धप से वापस सोफे पर जा बैठा। डोगरा और रीटा उसे देखते रहे। चेहरों पर दुख की छाप ओढ़ ली थी। ये क्या हो गया? नाथ तड़प भरे स्वर में कह उठा। सुमन ने मुझसे कहा होता, स्वामी ने मेरे से बात की होती, मैं सुमन को आजाद कर देता। मैं सच में प्यार करता था सुमन से। वो बहुत अच्छी लड़की थी। ये क्या हो गया? उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैं जानता हूँ, बहुत बुरा हुआ। स्वामी को तुमसे बात करनी चाहिए थी,
कि सुमन किसी और से शादी करना चाहती है, परंतु स्वामी ये सोचकर चुप रहा कि तुम उससे हथियार लेना बंद कर दोगे। स्वामी सिर्फ अपने मतलब का है, उसे अपनी बहन की भी परवाह नहीं की। नाथ बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी दरवाजा खुला और कुट्टी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, डिनर हाजिर है। उसके पीछे 2 वेटर खाने की ट्रॉली लिए दिखे। डिनर वापस ले जाओ, डोगरा ने हाथ उठाकर गंभीर स्वर में कहा। कुट्टी ने एक निगाह नाथ पर डाली, फिर बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में लंबे पलों तक शांति रही। नाथ के आंसू बहते रहे। वो सोफे पर पस्त हालत में अध लेटा सा था। कुछ कहिए डोगरा साहब, रीटा अफसोस भरे स्वर में बोली। बेचारे नाथ साहब तो हिम्मत हार बैठे हैं। अपने को संभालो नाथ, तुम तो मजबूत आदमी हो। अक्सर मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, डोगरा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर मुझे जरा भी इस बात का एहसास होता कि वो लड़की आत्महत्या कर लेगी तो मैं इस मुलाकात का इंतजार नहीं करता। 3 दिन पहले ही सारे हालात तुम्हें फोन पर बता देता, ताकि तुम स्वामी को समझाकर सुमन की सहायता करते। वो जिससे शादी करना चाहती है उसे करने देते, परंतु अब वक्त हाथ से निकल चुका है। सुमन जिंदा नहीं रही, खेल खत्म हो गया। स्वामी को चाहिए था कि वक्त रहते वो तुमसे बात कर लेता तो सब ठीक हो जाता। तब शायद सुमन को तुम समझा पाते और वो तुमसे ही शादी करने को तैयार हो जाती। जो हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है नाथ साहब। तुमसे ये बात करने आया था कि स्वामी से हथियार मत लो। मेरे पास चीन के बनाए नए हथियार आए हैं जो कि आतंकवादियों को बहुत पसंद आएंगे, परंतु अभी वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। नाथ ने आंसू पोंछे, सीधा होकर बैठा, बेचैन दिखा वो। सुमन मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा जगह रखती थी, भर्राए स्वर में बोला नाथ। स्वामी को मेरे से बात करनी चाहिए थी कि सुमन का इरादा कुछ और है। मेरे से बात ना करके स्वामी ने बहुत गलत किया। डोगरा साहब, रीटा कह उठी, नाथ साहब की कुछ समस्या तो मैं हल कर सकती हूँ। वो कैसे? मेरी मुंह बोली बहन है, 20 साल की है और अभी तक उसने किसी से प्यार भी नहीं किया। नाथ साहब चाहें तो अपनी बहन का रिश्ता मैं नाथ साहब से जोड़ सकती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन लाजवाब है और नाथ साहब उसे जरूर पसंद करेंगे। ये तो अब नाथ साहब की मर्जी पर है, डोगरा ने शांत स्वर में कहा। कुछ खामोशी के बाद नाथ ने सिर उठाया और दोनों को देखकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, परंतु सुमन के साथ मेरा मन लग गया था। स्वामी ने बहुत गलत किया, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। नाथ उठ खड़ा हुआ। मेरा मन ठीक नहीं है डोगरा साहब, अब मैं चलूंगा। मैं समझता हूँ, डोगरा ने सिर हिलाया। इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं हो सकेगी। भगवान न करे रीटा को कुछ हो जाए तो मेरी हालत तुमसे भी बुरी हो जाएगी। शायद मैं अपने कामों को ठीक से संभाल भी ना सकूं। हम फिर मिलेंगे नाथ, नहीं तो फोन पर बात कर ही लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि अब तुम स्वामी से कोई संबंध नहीं रखना चाहोगे। अगर उसने सुमन पर सख्ती ना की होती तो सुमन ने कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना था। नाथ चला गया। दरवाजा बंद होते ही रीटा मुस्कुराकर कह उठी, आपने तो कमाल कर दिया डोगरा साहब, क्या ड्रामा किया है नाथ के सामने। मुझे तो नहीं लगता कि अब वो स्वामी से हथियार ले। वो तो स्वामी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। सुमन की आत्महत्या को स्वामी के गले में डाल दिया। मेरे ख्याल में अब नाथ सीधा हो जाएगा। ख्याल में क्या, पक्का सीधा हो जाएगा। एक बात तो बताइए डोगरा साहब। कहो। वो आपने सच कहा था कि मुझे कुछ हो गया तो आपकी हालत बुरी हो जाएगी। डोगरा ने मुस्कुराकर रीटा को देखा। रीटा करीब आ गई। डोगरा ने कमर में हाथ डाला और उसे अपने से सटा लिया। रीटा डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो। नाथ के लिए सुमन क्या अहमियत रखती होगी जो तुम मेरे लिए रखती हो। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम्हारे साथ 100 साल की जिंदगी बिताऊंगा। सच डोगरा साहब, अपनी जान के टुकड़े की कसम। डोगरा ने प्यार से रीटा को गाल को मसला। रीटा ने गहरी सांस ली। डोगरा ने उसकी कमर से हाथ हटाया तो रीटा कह उठी, आपके बिना तो मर ही जाऊंगी डोगरा साहब। जानता हूँ। क्या?
पहले जमाने में जब औरतें अपने पति के मरने पर जलती चिता में कूदकर जान दे देती थी, मेरे पढ़ने पर तू भी ऐसा ही करेगी। आपको कैसे पता? मुझे पता है तू मुझे कितना चाहती है, लेकिन घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। 100 साल की उम्र तक हम इकट्ठे रहेंगे, बच्चे भी होंगे हमारे। नहीं, बच्चे होते ही हमारा प्यार बढ़ जाएगा। तेरे को बच्चों की चिंता होने लगेगी। बच्चों की जरूरत नहीं है रीटा डार्लिंग, तेरा मेरा साथ बना रहे, ये ही शानदार रहेगा। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप कितनी अच्छी बातें करते हैं डोगरा साहब। तू सामने हो तो ऐसी बातें खुद ब खुद ही मुंह से निकलती हैं, डोगरा ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। नाथ को हमने अच्छी तरह संभाला, वो स्वामी का मुंह भी नहीं देखेगा अब। नाथ मेरे हाथों से निकल जाए, ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी। रीटा कुछ कहने लगी कि तभी दरवाजा खुला और कुट्टी ने भीतर प्रवेश किया। रात के 11:35 हो रहे थे। डोगरा की कार पार्क होटल से चली तो आदमियों से भरी 2 कारें आगे पीछे लग गई। पीछे वाली सीट पर डोगरा और रीटा मौजूद थे। आगे की सीट पर कुट्टी था। एक अन्य आदमी कार चला रहा था। रात के वक्त कर्नाटक के हवेली शहर में ट्रैफिक कम हो गया था, फिर भी मुख्य सड़कों पर वाहन दौड़ते दिखाई दे रहे थे। सड़क के किनारे लगी लाइटें सड़कों को रोशन किए हुए थी। व्यास क्या कहता है कुट्टी? डोगरा ने एकाएक पूछा। वो ड्रग्स का काम छोड़ना चाहता है, कुट्टी ने कहा। क्यों? कहता है थक गया है, बाकी की जिंदगी आराम से बिताएगा। अब नोटों की कमी नहीं रही उसके पास। साउथ इंडिया में मेरे ड्रग्स के धंधे को 10 सालों से व्यास ही संभाल रहा है। अब वो धंधे से अलग कैसे हो सकता है? तुमने उसे समझाया नहीं कि धंधे से अलग हो जाने का क्या मतलब होता है? डोगरा ने नाराजगी से कहा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सोचा आप ही उससे बात करें तो बेहतर है, कुट्टी बोला। कहाँ है व्यास? कोटरू गया है, अपने गांव, बूढ़े माँ बाप से मिलने। परिवार तो उसका हवेली में रहता है। उसे बोला नहीं कि मैं आने वाला हूँ? सब पता था उसे। 2 दिन पहले कोटरू चला गया, मुझे तो बाद में पता चला। उसने फोन भी बंद कर रखा है। ये तो गलत कर रहा है व्यास। डोगरा ने सिर हिलाया। कुट्टी कुछ नहीं बोला। कोटरू कितनी देर का रास्ता है? डोगरा ने पूछा। 2-2.5 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। कोटरू चलो, व्यास से मिलना जरूरी है। कुट्टी ने ड्राइवर को कोटरू चलने को कहा, फिर आगे पीछे आने वाली कारों को बताया कि अब हम कोटरू जा रहे हैं। डोगरा ने फोन निकाला और अलग कार में पीछे आते रमेश टुडे से बात की। हम कोटरू जा रहे हैं टुडे, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, वहां क्या काम पड़ गया डोगरा साहब? व्यास उधर है। मेरे आने की खबर पाकर 2 दिन पहले ही अपने गांव कोटरू चला गया। वो धंधा छोड़ना चाहता है। समझ गया, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। बातचीत खत्म हुई तो रीटा कह उठी। डोगरा साहब, व्यास काम का आदमी है। 10 सालों से बखूबी साउथ इंडिया के ड्रग्स का काम संभाले हुए है और आपको हमेशा ही तगड़ा फायदा कमा कर दिया है। उससे आराम से बात करनी पड़ेगी। डोगरा ने मुस्कुराकर बगल में बैठी रीटा को देखा और बोला, तू कितना ध्यान रखती है मेरा रीटा डार्लिंग। अगर तू ना होती तो मैं कहीं का नहीं होता। तूने मुझे संभाल रखा है। कुट्टी बैठा है, उसका तो ख्याल कीजिए। गलत तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। डोगरा ने प्यार से रीटा की टांग थपथपाई। व्यास को संभालना जरूरी है, वरना साउथ इंडिया में ड्रग्स का काम हल्का हो जाएगा। रीटा पुनः कह उठी। वो मान जाएगा मेरी बात, डोगरा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। व्यास मेरी इज्जत करता है। कार तेजी से दौड़े जा रही थी। तभी कुट्टी कह उठा। नाथ से अच्छी बात हुई डोगरा साहब? हाँ, मैंने उसे बता दिया कि सुमन उसे नहीं किसी और से प्यार करती थी, परंतु स्वामी चाहता था कि उसकी बहन उसे ही फंसाए रखे। इस बात का उस पर दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से वो हताश हो चुकी थी। तभी नाथ को फोन आ गया कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। मतलब कि मेरी बात पर मुहर लग गई कि मैं सही कह रहा हूँ। अब जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से नाथ स्वामी से हथियार नहीं लेगा, वो स्वामी को ही दोषी मानेगा सुमन की मौत का। सुमन की मौत ने उसे हिला दिया है। नाथ ने हमसे हथियार लेने को कहा, वो जरूर फोन करेगा। 4 महीने से नाथ स्वामी से हथियार ले रहा है। इतने वक्त में तुमने क्या किया कुट्टी?
मैंने कई आतंकी संगठनों से संपर्क किया है कि वो हमसे हथियार लें। इसके लिए मुझे दूर दूर तक जाना पड़ा, परंतु ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ को ही थोड़े बहुत हथियार सप्लाई कर सका। ये संगठन सीधे संपर्क नहीं चाहते, दलाल के द्वारा ही हथियार लेना पसंद करते हैं। इस तरह वो खुद को सुरक्षित समझते हैं। यूं सीधे उनके पास जाना खतरा उठाने वाली बात है। गोदाम की क्या हालत है? पूरा गोदाम हथियार की पेटियों से भरा पड़ा है। माल हमारे पास पहुंच रहा है, परंतु आगे नहीं जा रहा। स्वामी की चालाकी से हमारा काम रुक गया, परंतु अब सब ठीक हो जाएगा। नाथ अगर अब भी हमारे पास नहीं आया तो? कुट्टी बोला। तो स्वामी को खत्म करना पड़ेगा। नाथ पर हम दबाव नहीं बना सकते कि वो हमारा माल ही आतंकवादियों को सप्लाई करे। इस तरह नाथ उखड़ जाएगा, परंतु उसके सब रास्ते बंद कर सकते हैं कि वो हमसे ही हथियार ले। डोगरा ने गंभीर स्वर में कहा। कोड्डूरू कर्नाटक की एक छोटी सी जगह जहां खेती बाड़ी को ही ज्यादा तरजीह दी जाती थी। कोड्डूरू कस्बा गांव से 4 किलोमीटर दूर था। शहर कितने भी बदल गए हों, परंतु कोड्डूरू नहीं बदला था। वो ही खेती बाड़ी, वो ही गाय भैंसे, मिट्टी से भरी कच्ची सड़कें। 8 बजे सो जाना और सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंसों का काम करना, फिर उजाला होते ही खेती में चले जाना। रात के 2:15 बज रहे थे जब वो कारें कोड्डूरू गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती आगे बढ़ती हुई कुट्टी के इशारे पर एक जगह कारें रुकती चली गई। ये गांव के भीतर का खुला इलाका था। कहीं कहीं बल्ब जल रहा था, नहीं तो अंधेरा ही था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी, या कभी गाय भैंस की आवाज सुनाई दे जाती। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। ऐसे गांव आजकल कम ही देखने को मिलते थे। सब कारों से बाहर निकलने लगे। कुट्टी, डोगरा बोला, मैं व्यास को डराना नहीं चाहता। सब आदमी यहीं रहेंगे और सिर्फ तुम ही मुझे व्यास के पास छोड़कर वापस आ जाओगी। कहाँ है उसका घर? सामने वाला। कुट्टी ने एक घर की तरफ इशारा किया। उसके माँ बाप वहीं रहते हैं? जी। तभी रमेश टुडे पास आया तो डोगरा कह उठा, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं टुडे, मैं उस घर में व्यास से मिलने जा रहा हूँ। घंटा भर तो लग ही जाएगा। डोगरा, रीटा और कुट्टी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे। कुट्टी ने दरवाजा खटखटाया। 3-4 बार दरवाजा खटखटाने पर भीतर लाइट जली और एक बूढ़े से व्यक्ति ने दरवाजा खोला। डोगरा ने इंसानों की भांति उस बूढ़े के पांव छुए और कहा कि वो व्यास का दोस्त है। बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ। उसने भीतर चलने और सामने वाले कमरे में जाकर बैठने को कहा। कुट्टी वापस चला गया। डोगरा और रीटा सामने दिखाई दे रहे कमरे में जा बैठे, जहां 3 कुर्सियां थी और एक चारपाई थी। 3 मिनट भी नहीं बीते कि नींद भरी आंखों से व्यास वहां पहुंचा। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था। वो 45 बरस का सांवले रंग का सामान्य सेहत का व्यक्ति था। क्लीन शेव चेहरा था। आप यहाँ डोगरा साहब? व्यास डोगरा को वहां पाकर चौंका। आना पड़ा। तू जो मेरे से मिलना नहीं चाहता था, हवेली से 2 दिन पहले ही यहाँ आ गया। डोगरा मुस्कुराकर बोला, ये बात नहीं, मुझे कुछ काम था। व्यास बैठता हुआ कह उठा, काम भी तो पड़ सकता है डोगरा साहब। बूढ़े माँ बाप यहाँ हैं, आप गलत ना सोचा करें। मैंने तो जरा भी गलत नहीं सोचा रीटा डार्लिंग। डोगरा बराबर मुस्कुरा रहा था। फिर व्यास से कहा, अभी मेरे पास वक्त था तो सोचा मैं कोड्डूरू घूम आता हूँ, तेरे से मुलाकात भी हो जाएगी। सब ठीक है ना? बढ़िया है डोगरा साहब। व्यास कुछ सतर्क था। धंधा कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया। तू सब कुछ बढ़िया संभाला हुआ है। याद है जब तू इस धंधे में मेरे साथ लगा था तो तेरे पास खाने को रोटी तक नहीं थी। अब तूने अपनी मेहनत से इतनी तरक्की कर ली कि नोट ही नोट है तेरे पास। तेरे को इस हाल में देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और तूने भी मेरे को तगड़े नोट कमा कर दिए। मैं तो तेरी तारीफ रीटा से हमेशा करता रहता हूँ। डोगरा ने अपने पन से कहा। डोगरा साहब सही कह रहे हैं, रीटा फौरन कह उठी। कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहा व्यास। कुट्टी कह रहा था कि तू मेरा काम छोड़ने की सोच रहा है, ऐसा कुछ है क्या? डोगरा प्यार से बोला। हाँ, व्यास के होठों से निकला। तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं, अपने परिवार को गांव ले आऊंगा।
आराम से जिंदगी बिताऊंगा। व्यास ने धीमे स्वर में कहा। ये अच्छी बात है क्या, जो तू मेरा काम छोड़ देगा? मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी व्यास। काम कर कर के मैं थक गया हूँ। ऐसा है तो 3 महीने आराम कर ले। मेरा काम क्यों छोड़ता है? साउथ इंडिया में तू ही तो ड्रग्स फैलाता है मेरी। सबसे तेरे बढ़िया कांटेक्ट है। तू धंधे से हट गया तो मेरा धंधा बैठ जाएगा। कुछ तो सोच के बात कर। मेरा नुकसान करता है तू। वो दिन भूल गया कि जब तू पेट भरने को तरस रहा था और मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था। पूरा नहीं हूं, व्यास ने बेचैनी से कहा। तो ऐसा क्यों बोलता है कि तू धंधे से अलग होना चाहता है? ये ऐसा धंधा तो है नहीं कि तू हट गया तो कोई दूसरा इसे संभाल लेगा। ये धंधा तो आवाज पहचान कर चलता है, शक्ल देख कर चलता है। तू पुराना है, तेरे दम पर ही ये सब चलेगा। तू हटा तो काम खत्म। मेरा नुकसान कराएगा तू। कोई दूसरा मैदान में उतर आएगा। व्यास ने सिर उठाकर डोगरा को देखकर कहा। पर मैं अब आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ, थक गया हूँ। डोगरा ने सोच भरी निगाहों से व्यास को देखा। डोगरा साहब, रीटा कह उठी। ये ठीक है कि नुकसान होगा आपको, साउथ इंडिया हाथ से निकल जाएगा, परंतु आपको व्यास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। वो 10 साल से काम कर रहा है, थक गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? डोगरा गंभीर स्वर में बोला। अपने किसी खास आदमी को व्यास के साथ लगा दीजिए, जो कि बाद में व्यास की जगह ले लेगा। 4-5 साल व्यास अपनी तरफ से उसे मैदान में रखेगा, लोगों से मिलवा देगा। इस तरह लोग उसे भी जानने लगेंगे। फिर व्यास धीरे धीरे पीछे हटता जाएगा और वो आदमी व्यास की जगह पर आता जाएगा और व्यास की जगह वो टिक जाएगा। गुड आइडिया रीटा डार्लिंग। तू ना होती तो मेरा काम कैसे चलता? डोगरा मुस्कुरा पड़ा। मैं तो 100 साल की उम्र तक आपके साथ हूँ, डोगरा ने व्यास से कहा। ऐसा करना ठीक रहेगा व्यास? ये ठीक होगा। मैं तेरे पास किसी को भेजूंगा, चुन लूंगा कि किस आदमी को भेजना है। कुट्टी से भी सलाह लूंगा। तो धीरे धीरे अपनी जगह उसे देते जाना। मार्केट में उसको अपने परिवार के तौर पर परिचित करवाना। उसे हर जगह पर अपने साथ रखना कि ड्रग्स लेने वाली पार्टियां तेरी ही तरह उस पर भी विश्वास करने लगे। मैं समझ गया डोगरा साहब, इसमें लंबा वक्त लगेगा। ये जल्दी का काम नहीं है, 4-5 साल लगेंगे। डोगरा बोला। आपके लिए मैं ये करूंगा, 4-5 साल और काम कर लूंगा, व्यास ने कहा। तो बात बन गई डोगरा साहब, रीटा कह उठी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था व्यास। ये सुनकर मैं हिल गया कि तू ड्रग्स के काम से हट जाना चाहता है। डोगरा ने गहरी सांस लेकर कहा। पर अब ठीक है, 4-5 साल तू और काम करेगा और तब तक दूसरे आदमी को अपनी जगह लेने के लिए तैयार कर देगा। तेरे को कोई भी समस्या हो तो सीधा मुझे फोन कर। सोचने की भी जरूरत नहीं। मेरे से भाइयों की तरह सलाह मशवरा कर। मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ। तेरी हर बात पर मैं ध्यान दूंगा। शुक्रिया डोगरा साहब। व्यास अब तनाव मुक्त दिखा। तो कुछ महीने आराम कर ले, 2-3 महीने यहीं रह। गांव में काम तो चलता ही रहेगा। आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। व्यास मुस्कुराया। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। डोगरा हौले से हंसा। इसी महीने में तेरे पास किसी को भेज दूंगा। उसको धंधे में ट्रेन कर देना और बाजार में जान पहचान करवा देना। अपना बोझा धीरे धीरे उसके हवाले करते जाना। ये तो कोई समस्या ही नहीं थी। फोन पर ही बात कर लेता तो हल निकल आता। अब मैं चलता हूँ, इधर अभी बहुत काम करने हैं। डोगरा उठ खड़ा हुआ। व्यास से विदा लेकर दोनों बाहर निकले और सामने खड़ी कारों की तरफ बढ़े। काम बन गया डोगरा साहब, रीटा बोली। वो अभी धंधा नहीं छोड़ेगा। हाँ, 5 साल तो और करेगा। उसके बाद फिर तैयार कर लूंगा कि मेरा काम करता रहे। पर किसी को व्यास के पास भेजना होगा जो कि पार्टनर के तौर पर मार्केट से मिल ले, ताकि कभी समस्या आए तो साउथ इंडिया संभालने वाला कोई तो हो। वे दोनों कार की पिछली सीट पर जा बैठे। वो काफिला वापस हवेली की तरफ चल पड़ा। सब ठीक है कुट्टी, व्यास काम करता रहेगा। ये तो अच्छी बात रही। कुट्टी ने सिर हिलाया। व्यास समझदार इंसान है, पर किसी को व्यास के साथ काम पर लगाना है कि उसे साउथ इंडिया में होने वाले धंधे, लोगों की
पार्टियों की पूरी जानकारी रहे। तुम मुझे सलाह देना कि किसे इस काम के लिए व्यास के साथ लगाऊं। सोच कर बताऊंगा। क्या व्यास उसके लिए तैयार है? कुट्टी ने पूछा। हाँ, ऐसा करने से वो खुश है। तुम? तभी डोगरा का फोन बजने लगा। हेलो। डोगरा ने तुरंत फोन निकालकर बात की। विलास डोगरा? ये आवाज नई थी डोगरा के लिए। हाँ। डोगरा के होठ सिकुड़े। तुमने नाथ के क्या कान भर दिए हैं? इस बार लहजे में कुर्राहट आ गई। नाथ के? डोगरा फौरन संभला। तुम कौन हो? स्वामी। ओह स्वामी, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शाम को ही नाथ ने तुम्हारा जिक्र किया। तुमने क्या कहा नाथ को कि मेरी बहन किसी और से प्यार करती? गलत क्या कह दिया? डोगरा ने शांत स्वर में कहा। हरामजादे, तूने नाथ को मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? तूने? ऐसी भाषा मत बोल स्वामी, तू इसी लायक है। उधर से स्वामी के दांत किटकिटाने की आवाज आई। ये सब तेरी चाल है, मैं समझ चुका हूँ। तू शाम को ही हवेली पहुंचा और आनन फानन मेरी बहन की हत्या का इंतजाम कर दिया। उधर नाथ से मुलाकात की और उसे झूठी कहानी सुनाई। तभी उसे खबर मिल गई कि सुमन मर गई, तो वो तेरी बात को सच मान गया। सच मान गया? क्या बात करता है स्वामी, मैंने उसे सच ही तो बताया। बकवास मत कर। उधर से स्वामी की गुर्राहट कानों में पड़ी। तेरे को ये बात जरा भी पसंद नहीं आ रही थी कि नाथ मेरे से हथियार लेने लगा है। तूने शातिर चाल चली, सब कुछ तूने सोच समझ कर किया। मेरी बहन की हत्या? पर मुझे तो नाथ ने बताया कि सुमन ने आत्महत्या की है। बकवास। उधर से स्वामी चीखा। वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उससे आधा घंटा पहले ही उसने फोन पर मेरे से बात की थी। वो खुश थी कि नाथ से शादी करने वाली है। नाथ को वो पसंद भी करती थी। उसे जिंदा ही फंदे में फंसाकर पंखे के साथ लटका दिया गया, फिर आत्महत्या का नाम दे दिया। मैं इस बात को कभी ना समझ पाता अगर नाथ ने मुझे तुम्हारी झूठी कहानी न सुनाई होती। तुम्हें इस मामले में पाकर मैं समझ गया कि तुम्हारे इशारे पर सुमन को मारा गया है, क्योंकि सुमन की वजह से ही नाथ मेरे करीब आया और मुझसे हथियार लेने लगा। तुम्हें ये बात पसंद कहाँ से आती? और तू झूठ बोल रहा है स्वामी। डोगरा को लगा कहीं स्वामी ये बातें फोन पर नाथ को न सुना रहा हो। 3 दिनों से मैं तुम्हारी बहन के बारे में खबर सुन रहा था कि वो नाथ से नहीं किसी और से शादी करना चाहती है, परंतु तुमने उसे मजबूर कर रखा है कि वो नाथ से ही शादी करे, ताकि नाथ तुमसे हथियार लेता रहे और तुम्हें करोड़ों का फायदा होता रहे। परंतु सुमन ने फैसला कर लिया था कि वो अब तुम्हारी बात और नहीं मानेगी। तुमने उसे देख लेने की भी धमकी दी थी। वो तुम्हारी वजह से बुरे हालातों में इस तरह फंस गई कि उसे आत्महत्या कर लेनी पड़ी। वो मेरी बहन थी, मैं उस पर जान देता था। उसकी खुशी ही मेरी खुशी। ये बातें मुझे क्यों बता रहा है? डोगरा ने शुष्क स्वर में कहा। तेरी सारी बातें झूठी हैं। तूने नाथ को मेरे खिलाफ भड़काया। मैंने जो कहा पूरी तरह सच कहा है, डोगरा ने कठोर स्वर में कहा। बकवास मत कर हरामजादे। अगर तेरी बातें सच हैं, तो तुझे सुमन की बातें किसने बताई? मेरे अपने सोर्स हैं। नाम बता सोर्स का। नहीं, नाम नहीं बताया जाता। ऐसे लोगों को पीछे ही रखा जाता है, डोगरा ने तीखे स्वर में कहा। तूने नाथ को अपनी बहन की आड़ में बहुत बेवकूफ बना लिया। अब अगर वो जरा भी समझदार हुआ तो तेरी तरफ देखेगा नहीं। सुमन को नाथ से जरा भी प्यार नहीं था, पर तेरे दबाव की वजह से उसने नाथ को फांस रखा था और आगे उसके सब करने को पता लगा तो तूने? हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। उधर से स्वामी चीखा। झूठे, मक्कार, तेरे ही इशारे पर सुमन को फांसी पर लटकाया गया है। उस वक्त बंगले पर कोई आया था। एक नौकर को सिर के पीछे चोट करके बेहोश कर दिया गया था। और? बहुत खूब स्वामी, डोगरा जहरीले स्वर में कह उठा। अब आई तेरी समझ में बात कि क्या हुआ था। ये नौकर वाली बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हुआ ये था कि तेरी और सुमन की तकरार पड़ गई थी। सुमन तेरे काबू में नहीं रही थी। तेरे को इस बात का एहसास हो गया था कि सुमन अपनी करके ही रहेगी और नाथ को छोड़कर दूसरे से शादी कर लेगी। ऐसे में तेरे शैतानी दिमाग में ये योजना आई कि सुमन को खत्म कर दिया जाए। इससे नाथ की सहानुभूति तेरे को मिलेगी
और वो तेरे से हथियार लेता रहेगा, परंतु मेरे बीच में आ जाने से तेरी योजना बेकार हो गई। असल बात नाथ तक पहुंच गई कि तू बहुत जलील इंसान है जो इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहा है और मेरे पर ही मेरी बहन की हत्या का इल्जाम लगा रहा है। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, हरवेरी में तेरे को कुत्ते की मौत। तभी डोगरा को लगा जैसे उधर से नाथ की आवाज भी आई हो। नाथ की आवाज स्वामी की आवाज के साथ मिल गई थी। ठीक से नहीं सुन पाया डोगरा, परंतु उसे वो नाथ की आवाज ही लगी थी। इसका मतलब वो फोन पर होने वाली बातचीत नाथ को भी सुना रहा था। ऐसे में उसने ठीक जवाब दिए स्वामी को। उधर से फोन बंद हो गया। डोगरा के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। उसने फोन कान से हटाया। स्वामी क्या कह रहा था डोगरा साहब? चालाक बन रहा था। वो इस बातचीत को नाथ को सुना रहा था। डोगरा हंसा। फिर तो अच्छा हुआ आपने वो ही कहा जो नाथ से कहा था। नाथ अब समझ गया होगा कि आप सच्चे हैं। स्वामी अभी बच्चा है मेरे सामने, डोगरा व्यंग से बोला। डोगरा को वो जानता ही कितना है। ओह, रीटा डोगरा की बाह पकड़कर कह उठी, आपको तो अभी मैं भी नहीं जानती डोगरा साहब। रीटा डार्लिंग, तेरे लिए तो मैं खुली किताब हूँ। तेरे से ज्यादा मुझे जानता ही कौन है? कुट्टी। जी, कुट्टी ने फौरन कहा। स्वामी हारा हुआ लग रहा है। उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। नाथ ने भी शायद उसके लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी हो। ऊपर से उसकी ये चाल भी सफल नहीं रही कि मेरी बातें नाथ को सुनाकर सच सामने ला सके, क्योंकि मैंने उसे भी फोन पर वो ही कहा जो नाथ से कहा था। अब नाथ को यकीन हो गया होगा कि मैं सच कह रहा हूँ। बाजी अपने हाथों से निकलते पाकर हो सकता है स्वामी मुझे खत्म करवाने की सोचे। रहने के लिए किसी और ठिकाने का इंतजाम करूं डोगरा साहब? कुट्टी फौरन कह उठा। यही मैं कहना चाहता था। डोगरा ने सिर हिलाया। हम उस बंगले पर नहीं जाएंगे। ओह, आप कितनी दूर की सोचते हैं डोगरा साहब। रीटा डोगरा का कंधा चूमते कह उठी। बंगले पर हमारे कितने लोग मौजूद हैं? डोगरा ने पूछा। 5 हथियार बंद लोग, कुट्टी कह उठा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।